एक टीचर है ना अपनी क्लास का हीरो होता है। देखिए सबसे पहले ज़रूरी है उन वीक केसेस को आइडेंटिफाई करना। सभी को अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट एक मोटिवेटर की तरह काम करता है। नोज़गे ने कितना प्रोग्रेस किया है। नोज़गे हमेशा टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों को अपनाने के लिए हमेशा ओपन रहता है। इनफैक्ट हम बहुत सारी चीज़ों में पायनियर रहते हैं, तो कोई इंजॉय करता है। सेकेंडली क्या होता है कि एक टीम वर्क बच्चा सीखता है, मार्केटिंग स्किल सीखती है ना, तो उसमें कैसे आपका प्रोडक्ट सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें देखिए नोज़गे हर चीज़ में पायनियर ही रहा है। हमारा जो कैंपस है वो पिछले काफ़ी सालों से वाईफाई इक्विप्ड है। जब ये डिजिटल स्क्रीन्स आई 2 साल पहले हमारी क्लासेस में, इसमें क्या बहुत फ़र्क नजर आता है। 11 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम और यहाँ पे हर एक सेशन में कुछ नया है। हर एक नए सेशन में कुछ नए मेथड्स, नई चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं। नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज़गे स्टार्स। दोस्तों आज हमारे साथ है डायरेक्टर मिडिल एंड सेकेंडरी भावना ग्रोवर मैम, जो जिनसे हम जानेंगे उनकी नोज़गे की जर्नी के बारे में। उनके पास स्टूडेंट की किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है और किस तरह से वो सॉर्ट आउट करती हैं, और क्लासेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, किस किस तरह के इश्यूज इनके सामने आते हैं। तो हम उनसे जानेंगे उनके इस सफ़र के बारे में। सो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नोज़गे की अब तक की जर्नी कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। सबसे बड़ी बात है कि मैंने इस प्रोसेस में बहुत कुछ लर्न किया है। मतलब पिछले 11 साल हो गए हैं मुझे नोज़गे में। ओके। और पिछले 11 सालों में एवरी डे इज़ अ न्यू डे। हर दिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो और मज़ा आता है बच्चों के साथ। हर एक दिन न्यू चैलेंज मिलता होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक दिन कुछ सोच कर आते हैं कि आज ये करेंगे पर सामने कुछ और ही आ जाता है। बट अल्टीमेटली मज़ा आता है और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बच्चों से भी सीखते हैं हम। अच्छा मैम, अभी तक आपने किस किस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं नोज़गे स्कूल में? चैलेंजेस देखिए मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एज ग्रुप है। हाँ। क्लास 7 to 10। ओके। तो हर तरह के इश्यूज आते हैं, पर हमारा पूरा सहयोग रहता है पेरेंट्स को कि इस तरह के इश्यूज बहुत ही आसानी से और बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल हो। टीम का पूरा सपोर्ट रहता है। मुझे ये बताइए कि मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अब जैसे कभी फर्स्ट पीरियड में ही आ गए, सेकंड पीरियड में ही आ जाते हैं ना आपके पास तो उन्हें आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहाने भी बनाते हैं और कई बार होता है कि उनको रियल प्रॉब्लम भी है, तो उन्हें कैसे समझती हैं आप और कैसे सॉर्ट आउट करती हैं? देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, बहाने वही बनाएंगे। सही बात है। दूसरी चीज, आजकल का टीनेजर हमारी टीन एज से बहुत अलग है। तो डिसिप्लिन रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि देखिए स्ट्रेंथ ज़्यादा है हमारे स्कूल की और सिस्टम बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना इजी हो जाता है। ओके। तो हर तरह के केसेस आते हैं, आप जानते हैं टीनेज की समस्याएं, पेरेंट्स के कुछ इश्यूज होते हैं, टीचर्स के कुछ इश्यूज होते हैं और आते रहते हैं इश्यूज। मुझे लगता है कि आप इन 11 सालों में काफी एक्सपर्ट हो गई हैं बच्चों के बहानों को समझने में और उन्हें सॉर्ट आउट करने में। देखिए जब आप रहते हो बच्चों के बीच में, हाँ। तो उनकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। और वो एक टाइम के बाद पता भी चल जाता है। हमें बहुत बार पता चल जाता है कि बच्चा जेन्युइनली बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। दिक्कत है। हाँ। तो ये तो प्रोसेस है, तो समझ जाते हैं। समझ लेती हैं। अच्छा मैम, ऐसा होता है कि किसी किसी क्लास में कोई बच्चे वीक हैं, स्टडी में वीक हैं, तो उस पर किस तरह से वर्क किया जाता है? देखिए सबसे पहले ज़रूरी है उन वीक केसेस को आइडेंटिफाई करना। जैसे हमारे यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं। एवरी वीक एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, उसके थ्रू फिर क्लास टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएशंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। सो इनके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हर क्लास में 3-4 जो भी ऐसे वीक केसेस हैं, तो पहले तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सेकेंडली बहुत ज़रूरी है उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है क्लास में, डे टू डे प्रोग्रेस कैसे है। सो सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर पेरेंट्स के साथ टच में रहते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे पे पूरा फोकस रहता है। फिर उनको रिमीडियल क्लासेस दी जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। अगर जहाँ पे बच्चे को कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो टीचर अपने वेकेंट पीरियड में उनको हेल्प करता है। तो इस तरह से एक टीम की तरह जब काम करते हैं पेरेंट्स के साथ टच में रह के, तो सक्सेस तो मिलनी है। तो ऐसे इश्यूज इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगी जो इस क्वेश्चन के बिल्कुल उलट है, कि अगर कोई टीचर वीक है पढ़ाने में, तो उसे किस तरह से आप मोटिवेट करती हैं?
देखिए नोज़गे का जो एक अपना सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है कि हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी टीचर के साइड पे अगर कोई लैब्स हैं, लेकिन जब आप सिस्टम को समझ जाते हो तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक टीचर के लिए लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। सो टीचर्स को सबसे पहले गाइड करना कि उनकी क्या कमजोरियां हैं, उनकी क्या उनकी मीटिंग लेना मीटिंग्स तो लेनी पड़ती है प्लस सबसे बड़ी बात उन्हें उनकी वीकनेसेस बताना, उनकी स्ट्रेंथ भी बताना, ताकि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें। सभी को अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट एक मोटिवेटर की तरह काम करता है, तो इस तरह से उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करना। प्लस यहाँ पे एक फिल्टर बना हुआ है, बहुत सारे क्लास इंस्पेक्शंस होते हैं और रिपोर्ट्स बनती हैं, उनको गाइड किया जाता है कि ये आपके प्लस है, ये माइनस है, इस चीज़ को ऐसे करना है। सेकेंडली मैं ये बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि टीचर जब क्लास में आता है, चाहे कितना पुराना टीचर हो चाहे कितना न्यू टीचर हो, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग लेसन प्लानिंग के साथ आना चाहिए। स्टूडेंट के साथ टीचर्स को भी अपना होमवर्क करके आना चाहिए। एक टीचर जो है बिल्कुल एक टीचर है ना अपनी क्लास का हीरो होता है। सो अगर एक टीचर पूरी तैयारी के साथ आया है तो बच्चे भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बच्चे उस टीचर को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है बड़े कि टीचर सही पढ़ा रहा है, तैयारी के साथ पढ़ा रहा है। और डेफिनेटली वो अपने आप बच्चों को भी दिख जाता है आपका कॉन्फिडेंस। सो लेसन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे एक और भी सिस्टम है, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं हर सब्जेक्ट के लिए हर क्लास में। सो एकेडमिक डायरेक्टर से लेके सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर उनको गाइड करते हैं। लेसन प्लानिंग वीकली प्लान्स बनते हैं और हर चीज़ डिस्कस होती है अपनी टीम के साथ। सो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर अपनी पूरी टीम को साथ में लेके चलता है। उसमें वही है, डेली लर्निंग हमारे लिए भी है, तो हम इस चीज़ को लेके रिलैक्स नहीं हो सकते हैं कि चलो अब तो मतलब हम टीचर हैं और हम मतलब क्लास में कुछ भी करेंगे। प्रिपरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैम एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि अगर एक पूरी क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर लो है तो उस पर आप किस तरह से वर्क करती हैं? देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि पूरी की पूरी क्लास ही ओवरऑल लो परफॉर्म कर रही है। एक हेट्रोजेनस मिक्स होता है जिसमें हर तरह के बच्चे हैं, आउटस्टैंडिंग, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, हर तरह का। आई थिंक हर स्कूल में यही हर क्लास में यही एक सिनेरियो होता है। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना, और अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर्स के भी इंस्पेक्शन होते हैं। देखा जाता है कि कहीं टीचिंग साइड से वीकनेस तो नहीं है। एट द सेम टाइम ऐसे क्लासेस में डेली टेस्ट कराए जाते हैं, रिवीजन कुछ अलग मेथड से कराया जाता है। अगर किसी बच्चे की थोड़ी बहुत फाउंडेशन कमज़ोर है तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू उस लेवल पे लाया जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर्स एक टीम है। जब वो टीम की तरह काम करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी क्लियर हो जाती हैं। अच्छा मैम, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आने वाले 5 सालों में आप मिडल विंग को कहाँ देखना चाहती हैं? मिडिल विंग को नहीं, मैं पूरे नोज़गे स्कूल को आगे देखना चाहती हूँ। ऑलरेडी हम पाइनियर्स रहे हैं गंगानगर सिटी में, और इतने सालों से जो नोज़गे का एक रेपुटेशन है, आप जानते हैं कि नोज़गे के बच्चे हर कंट्री में पहुंचे हुए हैं, हर फील्ड में पहुंचे हुए हैं, एंड दे आर रियली डूइंग वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स। हर जगह नोज़गे स्टार्स हर जगह चमक रहे हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं। और आपने देखा ही होगा कि ओवर द इयर्स नोज़गे ने कितना प्रोग्रेस किया है। नोज़गे हमेशा टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों को अपनाने के लिए हमेशा ओपन रहता है। इनफैक्ट हम बहुत सारी चीज़ों में पायनियर रहते हैं। तो नोज़गे को मैं एक अलग ही हाइट्स पे देखना चाहूँगी। सेकेंडली हमने कॉम्पिटिटिव सेल भी शुरू किया है, जहाँ पे मतलब हम बच्चों को एक पेरेंट्स और बच्चों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे थ्रू जाता है कि कोचिंग सेंटर जो एक कोचिंग कल्चर है ये थोड़ा सा हार्मफुल है और अननेसेसरली बहुत प्रेशराइज कर रहा है पेरेंट्स और बच्चों को। सो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि नोज़गे में हम हमारा जो कॉम्पिटिटिव सेल है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, और हम उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम लाते हैं सोसाइटी में, कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ स्कूल, तो डेफिनेटली नोज़गे को कोई नहीं रोक सकता, और नोज़गे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नहीं मैम, कॉम्पिटिटिव जो सेल का रिजल्ट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब बच्चे टॉप करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी निकले हैं उसके अंदर, है ना? बिल्कुल हाँ, क्योंकि
बोर्ड क्लासेस से ही उनकी उस तरह से तैयारी की जाती है। और सेकेंडली मैंने ये चीज़ देखी है कि मिडिल विंग में जो मैं चाहती हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग चाहती हूँ कि बच्चे के ये जो ईयर्स होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले सालों में यही जो बेस है आगे जाके उनको हेल्प करती है। तो जितनी आपकी मॉरल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग होंगी उतना आई थिंक आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हो। मैम, डिसिप्लिन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए आपके क्या मेथड्स हैं? मैम, मैं ये समझती हूँ कि हर बच्चा अलग है, उसके बिहेवियर का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। कुछ बच्चे बहुत छोटी एज में कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्ट्रक्चर है। जैसे कि कभी कभी बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत अर्ली एज में कंपैरिजन करने लग जाते हैं, सो वो भी सही नहीं है। तो ये सारे पैटर्न्स होते हैं जिसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ऐसे कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं बिहेवियर वाइज या डिसिप्लिन वाइज, तो सबसे पहले तो है टीचर का काम उसे काउंसल करना। तो क्लास टीचर्स अपनी तरफ से उस बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद एक टीम की तरह डिस्कस करके उन्हें काउंसलिंग करी जाती है। सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, काउंसलर हैं हमारे पास? बिल्कुल, हमारे पास एक क्वालिफाइड है काउंसलर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। तो वो टाइम टू टाइम उनकी भी हेल्प ली जाती है। प्लस हमारे यहाँ पे टैलेंट सर्च के कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम बच्चे का बिहेवियर, उनका इंक्लिनेशन किस सब्जेक्ट की तरफ है, तो ये सारी चीज़ें भी एक एक्टिविटी के तौर पे लेते हैं। तो उससे भी हम बच्चों का बिहेवियर रीड करते हैं। सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स को लूप में रखते हुए उस बच्चे की काउंसलिंग अलग अलग स्टेजेस पे होती है। ज़रूरत पड़ती है तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। अच्छा मैम, हमारे नोज़गी स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो होती हैं, है ना? तो किस किस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं? मैम, नोज़गे की सबसे बड़ी जो सुपर पावर मैं कहूँगी वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। देखिए, पढ़ाई, ग्रेड्स ये बहुत ज़रूरी है आपको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब बच्चा बाहर निकलता है 10th 12th के बाद, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कॉन्फिडेंस, जो कि ये एक्टिविटीज़ के थ्रू बिल्डअप होता है। अब राइट फ्रॉम नर्सरी केजी से ही इनको इंग्लिश ड्रामा और डांस कंपटीशन और इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। शो एंड टेल कंपटीशन, इस तरह से बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, कितने नेम करें। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो स्टेज फियर है वो बहुत अर्ली एज में ख़त्म होता है। उसके थ्रू जो बच्चा अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट करता है, स्किट में पार्ट कर रहा है, ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं और डांसेस, म्यूज़िक, क्लासिकल डांसेस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इतना कुछ हो रहा है तो बच्चा डेफिनेटली लर्न करता है। सेकेंडली, इंग्लिश कम्युनिकेशन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इंग्लिश एक्सटेम्परे डिबेट कॉम्पिटिशन, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, हिंदी में भी डिबेट हो रहे हैं। तो बच्चे को हर तरह से परिपक्व किया जा रहा है। आप कह सकते हो ना कि ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, जो उसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मिल रही है। तो जब वो बच्चा 8-10 साल, 11-12 साल यहाँ पे वो सीख रहा है, तो बाहर जाके उसको हेजिटेशन नहीं होता है, वो दुनिया को फेस करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फूड फेस्टिवल होता है जो कि आपको उसके बारे में जानना चाहूँगी मैम। ये फूड फेस्टिवल बहुत इंटरेस्टिंग रहा और अच्छा रहा और मैंने देखा भी, मतलब वाव था। तो उसकी प्रिपरेशन आपने किस तरह से की थी? मतलब अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है, किस तरह से उस पर हार्डवर्क किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ पे हर टीम कभी ना कभी कोई ना कोई इवेंट्स करते रहते हैं, है ना। सीसीए डिपार्टमेंट तो है ही, उसके अलावा विंग वाइज भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स होते हैं। किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल होने के लिए मुझे लगता है कि प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग एंड टीम वर्क, कोई भी इवेंट एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, सो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के जैसे फूड फेस्टिवल एक मेगा इवेंट है और नोज़गे का बहुत ही पॉपुलर इवेंट है। तो इसमें पहले तो हम ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले प्लानिंग करते हैं। उसके बाद मेन्यूज़ वगैरह डिसाइड होते हैं। इसमें आर्ट टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि एस्थेटिकली उस इवेंट को डेकोरेट वगैरह करने के लिए और उसको मतलब एनरिच करने के लिए एस्थेटिकली आर्ट टीचर्स की ज़रूरत होती है। तो नए नए आइडियाज़ मतलब सुने जाते हैं, ढूंढे जाते हैं और फिर उस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं। सो प्लानिंग एंड टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। तो फूड फेस्टिवल में
बच्चे इंजॉय करते हैं, एंजॉय किया और क्योंकि काफी सक्सेसफुल रहा वो। फूड हर कोई इंजॉय करता है। सेकेंडली क्या होता है कि एक टीम वर्क बच्चा सीखता है, मार्केटिंग स्किल सीखता है ना, तो उसमें कैसे आपका प्रोडक्ट सेल करना है, तो ये सारी चीज़ें आजकल के बच्चे अर्ली एज में सीख जाएंगे। तो आप जानते ही हो कि आजकल तो स्टार्टअप का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें उनको आगे फ्यूचर में बहुत मैम जैसे कि नोज़गी स्कूल में हर एक क्लासरूम डिजिटल है, बेनिफिशियल रहता है स्टूडेंट के लिए, उनको पढ़ाने में, उनकी लर्निंग स्किल्स बढ़ाने में। देखिए, नोज़गे हर चीज़ में पायनियर ही रहा है। हमारा जो कैंपस है वो पिछले काफ़ी सालों से वाईफाई इक्विप्ड है, और जब ये डिजिटल स्क्रीन्स आई 2 साल पहले हमारी क्लासेस में, इसमें क्या होता है कि आप पीडीएफ के थ्रू, पीपीटीज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू बच्चों को और ज़्यादा मतलब अच्छा एक एक्सपीरियंस दे सकते हो। और मैं मानती हूँ कि ऑडियो विजुअल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने में, लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिलती है। अब अगर आप बायोलॉजी में या साइंस में अगर आप कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू दिखाओगे, तो आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वो बच्चों को कंसेप्ट से ना पूरी क्लैरिटी के साथ, और सबसे बड़ी बात वो एक लॉन्ग टाइम उनके मेमोरी में रह जाता है। प्लस टीचर्स क्या करते हैं कि चैप्टर पढ़ाने के बाद उनसे रिलेटेड वीडियोस, जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो दिखाते हैं। अगर इस पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को अपनी एडवांटेज बनाते हुए टीचर यूज करता है तो उसके जैसी कोई बात ही नहीं है। मतलब काम करता है, इम्पैक्टफुल रहता है। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे आप सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड चीजें ही नहीं कर रहे हो, आप स्टडी रिलेटेड चीजें ही नहीं कर रहे हो, आप कभी कभी बच्चों को मूवीज दिखा रहे हो। जैसे हमारे यहाँ पे क्रिसमस में मूवीज दिखाई जाती हैं, बच्चों को छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिजिटली स्क्रीन्स के कारण पॉसिबल हो पाया है। तो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम जो एडवांटेज है वो तो बनता ही है लेना। मतलब नोज़गे में तो मिलता ही है बच्चों को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ मैम, आपने जब नोज़गे ज्वाइन किया था तब और अब के नोज़गे स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? बहुत फ़र्क नज़र आता है। 11 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, और यहाँ पे हर एक सेशन में कुछ नया है। हर एक नए सेशन में कुछ नए मेथड्स, नई चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं। अगर वो सक्सेसफुल होती हैं तो उनको आगे कंटिन्यू किया जाता है। जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जाती है। तो यहाँ पे नई चीज़ें हमेशा से ही इंट्रोड्यूस होती रही हैं। सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पे लगता है एज अ वर्किंग पर्सन, जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आपके आइडियाज़ अच्छे हैं और बच्चों के बेनिफिट के लिए हैं तो उन्हें सुना जाता है। है ना? एक्सपेरिमेंट करने से आपको कोई नहीं रोकता। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स के, बच्चों के, टीचर्स के, हर तरह के लोगों से आइडियाज़ अडॉप्ट किए जाते हैं। सो एवरीबडी इज़ फ्री टू गिव आइडियाज़, एंड इफ दे आर वर्किंग वेल एंड दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे की हर तरीके से ओवरऑल ग्रोथ। तो 11 सालों में मैंने नोज़गे को बड़ा चेंज है। हाँ, बहुत चेंजेस देखे हैं और पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। मैम चलते चलते एक और क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो उन्हें आप किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए मैम, इश्यूज आते रहते हैं क्योंकि हर तरह का बच्चा है यहाँ पे, हर तरह का पेरेंट है। तो ऐसे पहले तो टीचर की पूरी कोशिश होती है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेरेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कूल के सिस्टम में रहते हुए उस चीज़ को हैंडल किया जाए। फिर भी कभी कभार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी पेरेंट्स की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पेरेंट्स भी कभी कभी ओवर डिमांडिंग भी होते हैं। फिर मैं पेरेंट को पहले सुनती हूँ, फिर दूसरे पक्ष टीचर को भी सुनती हूँ। उनको साथ में बिठा के प्रॉब्लम को बड़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया हमें, मतलब काफ़ी टाइम से ये इंटरव्यू पोस्टपोन होते होते आज फाइनली हो गया। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए एंड बच्चों की प्रॉब्लम्स, टीचर्स की प्रॉब्लम्स, सबकी प्रॉब्लम्स को सुना और उन्हें सॉर्ट आउट करती हैं। डेली आपके पास स्टूडेंट आते हैं, अभी भी कुछ वेट कर रहे होंगे बाहर। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू।